नमस्कार साथियों। आज है 2 मार्च। आज आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम था। आज पहला दिन था। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए और एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जी हाँ, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इसके पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसको भी जरूर से एक बार देख लीजिएगा। 100% यानी ये क्वेश्चन वहां से निश्चित तौर पर फंसेंगे, निश्चित तौर पर क्वेश्चन वहां से रिपीट होंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों को देखते हैं कि आज के वीडियो में कैसे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सूर्य मंदिर पर क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है। आज नहीं बना लेकिन अगले सेक्शन में जरूर से बनेगा। ठीक है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है निश्चित तौर आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, गुजरात में हम जब गए हैं तो थोड़ा सा और भी वहां से महत्वपूर्ण तथ्यों को निकाल लेते हैं। गुजरात में ही आपका रानी की बाब है, जो कि अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, रानी की बाब भारत गुजरात राज्य के पाटड़ में स्थित प्रसिद्ध क्या है? एक बावड़ी है। बावड़ी का मतलब जानते हैं ना, कुआं। ठीक है, इसका जो चित्र है, रानी की बाब का जो चित्र है, जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 रुपए के नोट पर चिन्हित किया गया है तथा 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रानी की बाब को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया, तो 22 जून 2014 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रुपए की नोट पर, भारतीय रुपए के कितने रुपए की नोट पर जो है रानी की बाब चित्रित है, तो 100 रुपए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए, ये तो हो गई मोढेरा का सूर्य मंदिर की बात। एक सूर्य मंदिर आपका और है जिसको बोलते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, और इसे 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये भारत का जो 10 रुपए का नोट है उसके पीछे ये मुद्रित है। ठीक है मेरे भाई, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना। पूछा जाता है अक्सर कि मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है भाई, जितना संभव हो सक रहा है उतना आपको की पॉइंट महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको अवगत कराते चल रहे हैं। सारी बातें बताना संभव एक ही वीडियो में नहीं होता है। और हाँ, अगर आप कापी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज कापी कलम लेके बैठिए और मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते चलिए। क्वेश्चन जब भी बोलता हूँ तो उसका आंसर गेस करिए, कापी पर आंसर नोट करिए। गलत हो जाता है तो उसको ध्यान से बातों को सुनिए, अगर सही हो जाता है तो वीडियो स्किप करके तुरंत आगे चले जाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में स्थित हैं? ठीक है, तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये दो चीजें आज के जो पहला शिफ्ट आपका था उसमें मौलिक कर्तव्य आया था। मौलिक कर्तव्य आपको पूछा गया जो है, मौलिक अधिकार नहीं पूछा गया लेकिन मौलिक अधिकार पूछा जाएगा जरूर। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही आपने गेस कर लिया होगा, भाग 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, हाँ, बात क्लियर हो गई। अब यहीं पे बात क्लियर नहीं होती है, और भी बातें हैं उनको भी जान लीजिए। ठीक है, केवल मौलिक अधिकार किस भाग में करने से काम नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को या भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब अलग अलग अनुच्छेद अलग अलग अधिकार हमको प्रदान करते हैं। कुल 6 मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये आपको जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई,
अब आपसे अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज और जानिए आप जो है कि शुरुआत में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, सत्रिया, छऊ या बिहू? क्या होगा इसका राइट आंसर? है जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। छऊ क्या है? छऊ एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो है भारत में कुल मिला के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सत्रिया। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी जो है ये 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया है। छऊ नृत्य की 3 प्रमुख शैलियां हैं। पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, सरायकेला छऊ जो कि झारखंड से है, और मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। ठीक है मेरे भाई, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, या पिछले वीडियो जो भी अपलोड किए हैं हमने जो है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि टीसीएस के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, भले आपके शिफ्ट में आए, आज भले ना आया हो, लेकिन आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन निश्चित तौर पे यहाँ से आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा, समझिएगा, नोट करते राइट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड या मणिपुर? इसका जो राइट आंसर है क्या है? सी, नागालैंड। हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। हार्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि त्योहारों का त्योहार किस त्योहार को कहा जाता है, तो हार्नबिल त्योहार को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसका नाम हार्नबिल क्यों है? ये नागाओं के लिए सबसे सम्मानित और प्रशंसित पक्षी हार्नबिल के नाम पर इस त्योहार का नाम हार्नबिल रखा गया है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि गदाधर चट्टोपाध्याय किस संत का मूल नाम है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या भगवान महावीर? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु। ठीक है, हाँ, रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, वहीं अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, और भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड रेखा या पाक जलडब्रू मध्य? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा भारत और चीन के बीच की रेखा क्या है? उसको मैकमोहन कहते हैं। अच्छा भारत बांग्लादेश के बीच रेखा क्या कहते हैं? उसको भी रेड क्लिफ कहा जाता है। भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। और भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य क्या करता है? अलग करता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है, अच्छा आज आपसे दर्रे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, ये नहीं पूछा गया है रेड क्लिफ के बारे में, मतलब जो रेखाएं हैं, जो रेखा सीमा रेखा के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, जब दर्रे के बारे में आया है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नाम है वृंदावन की, चलती कहीं और है। कहाँ चलती है? ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वृंदावन एक्सप्रेस कहाँ चलती है? ये चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलती है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक में है। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी? 362 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में आईआरसीटीसी के सीएमडी कौन है? चेयरमैन कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए संजय कुमार जैन। मनोज यादव किसके हैं? ये आरपीएफ के महानिदेशक हैं, मनोज यादव। ध्यान रखिएगा, मनोज यादव जो है जुलाई में रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ठीक है, आलोक शर्मा एसपीजी के निदेशक हैं। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन
बलबन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। वह गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसने 1202 ईस्वी में परिमल देव से कलिंजर का किला जीता था। उसने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया, जिसमें दिल्ली में कुब्बत उल इस्माल और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार के निर्माण भी शुरू किया था, ठीक है। वहीं अगर इल्तुतमिश की बात करें, उसके बाद उसका नंबर आता है, तो इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। अक्सर पूछा जाता है कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। एसएससी एमटीएस में कई बार पूछा गया, जीडी में कई बार पूछा गया है कि लौह और रक्त की नीति अब किसने अपनाई थी। गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ने ही अपने दरबार में जो है सिजदा और पैबोस की प्रथा लागू की थी, ठीक है। अच्छा, रजिया सुल्तान की अगर बात करें, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी, जिसने कि 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है, सरदार मोहन सिंह भागना। कहीं कहीं लाला हरदयाल मिलता है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। सरदार मोहन सिंह भागना जो है ये गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल जो है ये सह संस्थापक थे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सरदार मोहन सिंह भागना। अगला प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, भरत नाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से ही नहीं है, कुचिपुड़ी से भी है। जी हाँ, यामिनी कृष्णमूर्ति ऐसी नृत्यांगना है जिनका संबंध 2 नृत्यों से है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति ने ही कौस्तुभ नामक संस्थान की स्थापना की है, जो कि नृत्य संस्थान है, ठीक है। इनकी आत्मकथा का नाम है अ पैशन फॉर डांस। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। रुक्मिणी देवी अरुंडेल इसका राइट आंसर है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारत की जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। उन्हें नृत्य की एक विधा है जिसको बोलते हैं साधिर अट्टम, इसको पुनः स्थापित करने के लिए जाना जाता है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1956 में ही उन्हें राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया था। उन्होंने एक संस्थान की स्थापना की है जिसका नाम है कला क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आशा पूर्णा देवी को 1976 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1965 के उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति मतलब पहला वादा के लिए सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वालों में जी शंकर कुरूप इसके पहले प्राप्तकर्ता हैं, ठीक है, पुरुषों में। यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था, लेकिन पहली बार 1965 में प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, पट्टिका, नगद पुरस्कार और सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? पटियाला, पेरम्बूर, चितरंजन या कपूरथला? तो रेल कोच कारखाना कई जगह स्थित है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार कपूरथला इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारत में प्रमुख रेल कोच कारखानों को अगर बात करें, एक चेन्नई में है जिसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलते हैं, कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री बोलते हैं और रायबरेली में है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी जो है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे, ठीक है। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
1892 से लेकर 1895 तक वह यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। 1886 में नरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नरोजी ने 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, दादा भाई नरोजी ने ही दादा भाई नौरोजी ही पहले व्यक्ति थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज का नारा देकर के स्वशासन की मांग की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि भारत में गरीबी का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 16 रुपए से लेकर 35 रुपए का अनुमान लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किताब अंबेडकर अ लाइफ निम्न में से किसकी रचना है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। जी हाँ, शशि थरूर। ठीक है, ये करंट अफेयर्स की बात हो गई, लेकिन शशि थरूर की अगर पुरानी किताबों के बारे में बात करें तो एन एरा ऑफ डार्कनेस अक्सर पूछी जाती है, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ये अक्सर पूछी जाती है। वाई आई एम ए हिंदू ये भी पूछा जाता है, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। ठीक है, ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं शशि थरूर की जो अक्सर पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रामनाथ कोविंद, भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है ये? ठीक है, ये एक समिति थी जिसको अध्ययन करना था कि देश में चुनाव एक साथ कैसे हो सकते हैं। एक देश एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीता? यूएई, भारत, श्रीलंका या ब्राजील? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन के अनुसार। लेकिन अगर सही बात की जाए तो सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप मैच जो है ये मेजबान बांग्लादेश के साथ भारत को संयुक्त विजय घोषित किया गया था। जीता तो भारत ने था, लेकिन लास्ट मोमेंट में बवाल की वजह से, ठीक है, भारत और बांग्लादेश दोनों को संयुक्त विजय था घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शहीद कैप्टन तुषार महाजन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन। कैप्टन तुषार महाजन जो है, ठीक है, ये 2016 में पुलवामा में जो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी जो है उसके दौरान ये शहीद हुए थे। ठीक है, 8 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने इस रेलवे स्टेशन नाम बदल करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे रखने का फैसला किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कैम्ब्रियन गश्ती सैन्याभ्यास 2023 आज आपका अष्टाहिंद पूछा गया था ना, तो जितने भी सैन्य अभ्यास है ना, अलग अलग देशों के साथ हम सैन्य अभ्यास करते हैं, तो उन सैन्य अभ्यास के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। आज अष्टाहिंद पूछा गया था। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ, उसको आपको नॉलेज को अपने पक्का कर लीजिए। ठीक है, कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 जो कि इंग्लैंड में आयोजित किया गया में भारत ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। ठीक है, देखिए भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती चैंपियनशिप, जिसे कि मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज इन्हीं वीडियो के साथ, आज इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एनालिसिस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।